अस्तु, अद्यतन कक्षायाः वयं प्रारम्भं कुर्महे। तो आदौ मङ्गलाचरणस्य आचरणम् अस्माकं परम्परायां विद्यते, अतः अहमपि मङ्गलाचरणं करोमि। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अद्यतन ये मंगलाचरणम् अस्माकं भगवतः गणेशस्य आसीत्। भवन्तः जानन्ति एव, गणेशः विघ्नकर विघ्नहर्ता अस्ति। कोई भी विघ्न हो हमारे किसी भी कार्य में, उस विघ्न को दूर करने वाले गणेश जी हैं। और आप लोग जानते ही हो, सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, तो इसलिए गणेश जी का मंगलाचरण करके आज की क्लास का हमने शुभारंभ किया है। अब देखिए, मेल वालों की आप लोग डेट देख चुके थे, और जिन लोगों को पता नहीं है तो वो लोग ये देख सकते हैं। 18 तारीख को सैटरडे के दिन ये कुछ एग्जाम्स की डेट दी हुई है। टीजीटी हिंदी मेल, टीजीटी हिंदी मेल, बाकी ये सब दिया हुआ है। इसी में ही 18 तारीख को थर्ड शिफ्ट में 55/21 टीजीटी संस्कृत फीमेल का डेट है। ठीक है। और इसी में जब हम आगे चलेंगे, 25 तारीख का एक एग्जाम है संडे सैटरडे के दिन, तो उसमें ये डिजिटल नेचुरल साइंस ये सब चीज के एग्जाम है। उसके बाद में जो 26 तारीख को देखते हैं हम लोग, संडे वाले दिन, टीजीटी संस्कृत फीमेल। ये 2 दिन एग्जाम होंगे। ये सेकेंड शिफ्ट में होगा आपका। और तो उसके बाद नहीं है। तो ये 2 दिन में एग्जाम होने का मतलब ये है कि आप में कैंडिडेट ज्यादा है, और आपका एग्जाम 2 दिन में होगा। तो जिसका कुछ का एग्जाम 18 तारीख को भी हो सकता है, कुछ का एग्जाम 26 को। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं आज के क्लास के ऊपर में। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है, ये मैंने टाइम टेबल भेजा था, और इस टाइम टेबल में देखेंगे 1/8/2021 का संस्कृत साहित्य के प्रमुख कवियों का परिचय। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे, और इसके बाद में 2 तारीख का हमारा ये रहेगा। तो आप लोगों के मन में आएगा कि हम किस किस कवियों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से प्रमुख कवि हैं। तो उन कवियों के बारे में मैं आपको बता दूं। और मैं एक बात अभी बोल दे रहा हूं, आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं इसमें बताऊंगा, बहुत सारी। तो जो मिले वो नोट्स कर, मतलब वो नोट कर लीजिएगा। और बाकी इसके मैं आपको नोट्स भी मैं कल आपको प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ के माध्यम से। तो आप उससे नोट्स से भी पढ़ सकते हैं। परंतु अपने हाथ से लिखा हुआ और समझ करके लिखा हुआ वो ज्यादा समझ में आता है। ज्यादा एक बार आपने अपने हाथ से लिख लिया है, दूसरी बार केवल नजर दौड़ाते ही आपको वो याद रहेगा। ठीक है, दूसरे का लिखा हुआ भेजा हुआ उसको याद नहीं रहता ज्यादा देर तक। तो इसलिए अपने हाथ से लिखते रहिएगा इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है। अब हम लोग किन किन कवियों के बारे में पढ़ेंगे, तो मैं यहाँ पर कुछ कवियों के बारे में लिख देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोग भास, दूसरे नंबर पे अश्वघोष, तीसरे नंबर पे कालिदास, चौथे पे हैं आपके शूद्रक, पांचवें पे रहेंगे आपके विशाखदत्त, छठे पे भारवी। ये क्रम मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि हम इसी क्रम से पढ़ेंगे, पर मैं कवियों के नाम लिख रहा हूं केवल। ठीक है, हम पढ़ेंगे अलग क्रम से, परंतु ये कवियों के नाम मैं लिख रहा हूं। इन इन कवियों का हमें अध्ययन करना है, इनके ग्रंथों का, इनके परिचय, सब कुछ इसमें अध्ययन करना है। ठीक है। भारवी के बाद में सातवें हो गए हमारे माघ, आठवें हो गए हमारे हर्ष, 9वें हो गए हमारे ऋतु, 10वें हो गए हमारे मालविका, 11वें हो गए हमारे मालविका, 12वें हो गए हमारे ऋतु, 13वें हो गए हमारे ऋतु, 14वें हो गए हमारे ऋतु, 15वें हो गए हमारे ऋतु, 16वें हो गए हमारे ऋतु, 17वें हो गए हमारे ऋतु, 18वें हो गए हमारे ऋतु, 19वें हो गए हमारे ऋतु, 20वें हो गए हमारे ऋतु, 21वें हो गए हमारे ऋतु, 22वें हो गए हमारे ऋतु, 23वें हो गए हमारे ऋतु, 24वें हो गए हमारे ऋतु, 25वें हो गए हमारे ऋतु, 26वें हो गए हमारे ऋतु, 27वें हो गए हमारे ऋतु, 28वें हो गए हमारे ऋतु, 29वें हो गए हमारे ऋतु, 30वें हो गए हमारे ऋतु, 31वें हो गए हमारे ऋतु, 32वें हो गए हमारे ऋतु, 33वें हो गए हमारे
9वें हो गए बाणभट्ट, 10वें हो गए हमारे दंडी, और 11वें हो गए भवभूति, 12वें हो गए भट्ट नारायण। भट्ट नारायण अभी नहीं, भट्ट नारायण का वेणी संगार है, परंतु वेणी नारायण के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके अलावा ये आपका बिलहन, श्री हर्ष, अंबिका दत्त व्यास, भट्टी, कलहन, भर्तृहरि, सुबंधु, क्षमाराव, क्षमाराव का मतलब है पंडिता क्षमाराव, और त्रिविक्रम भट्ट। ठीक है, ये टोटल 20 कवि हैं। इन 20 कवियों के बारे में, इन 20 कवियों के जैसे किसी के माता पिता के बारे में, क्योंकि बहुत से कवि अपने बारे में लिखते नहीं, ठीक है, उनका समय क्या है, उनके लिए यदि कोई उपाधि है तो उपाधि के बारे में, उनके ग्रंथ कौन से हैं, उस ग्रंथ के अंदर में कितने उद्भास है, सर्ग है, या आपका अध्याय है, ठीक है, ये सब चीज पूरी मतलब थोड़ा थोड़ा करके हम लोग जो जिस्ट होता है, मतलब जो सारभूत है, वो सारभूत तत्व हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा 20 के अलावा भी कुछ कुछ कवि आएंगे, तो उन कवियों के बारे में वहीं पर तत्त स्थलों पर, मतलब तत्त स्थल थोड़ा उस स्थानों पर आपके मैं बताता रहूंगा, उन कवियों के बारे में वहां पे हम पढ़ते रहे। ठीक है, किसी को कुछ बोलना है इसमें? नहीं सर। समझ में आया? हाँ जी गुरुजी, समझ में आया। हाँ जी, आ गया समझ। तो अब हम लोग चलें, करें शुरू। जी गुरुजी, जैसे ये आप करवाओगे कवि परिचय, उनकी रचनाएं हो जाएंगी, इसमें मतलब जैसे पात्र विशेष होते हैं ना, अगर वो भी साथ में हो जाए थोड़ा सा नहीं, देखिए सही नहीं रहेगा? मैं आपको बताऊं, पात्र विशेष जो होता है वो क्या है, आपका एक बात होती है कि वो पर्टिकुलरली जब ग्रंथ लगा हो आपके सिलेबस के अंदर में, तब पात्र विशेष पूछते, परंतु डीएसएसबी के अंदर में कभी भी पात्र विशेष आज तक पूछा भी नहीं गया है, और मेरी दृष्टि ऐसी है कि नब तो पूछा जाएगा, क्योंकि पर्टिकुलरली जब कोई आपका ग्रंथ लगा हो, हाँ, और वो बेसिक जो ग्रंथ है, जैसे मान लीजिए विज्ञान शाकुंतलम हो गया, मुद्रा राक्षस हो गया, आपका मृच्छकटिकम हो गया, ये कुछ ग्रंथ है, उन ग्रंथों के दृष्टि से पूछा जाता है, बाकी और किसी से नहीं पूछा जाता। गुरुजी, हरियाणा में मैंने पीजीटी का दिया था ना पिछली बार, तो 5-6 क्वेश्चन आए हुए थे ऐसे ही, तो तभी अच्छा। मैंने बोला, मैंने कहा हाँ जी हाँ जी। हाँ, नहीं तो वो 6 क्वेश्चन जो थे वो आपके पात्र विशेष तो उन्हीं ग्रंथों से आए होंगे जो ग्रंथ मैंने अभी बताए। जी जी, आए तो उन्हीं ग्रंथों से थे सर, जो हाँ, लगे हुए थे उसमें। हाँ, तो वही है बात कि वही ग्रंथ इंपोर्टेंट होते हैं। बाकी अब जैसे मान लीजिए अश्वघोष की रचना है, अब अश्वघोष की रचना के अंदर में जो है अश्वघोष के बुद्ध चरित है, अब बुद्ध चरित के अंदर में वो अलग अलग पात्रों के नाम, वहां से तो बहुत ज्यादा चीजें हो जाएंगी। अब हमें अभी भी बहुत कुछ पढ़ना है, हम मतलब ये चीजें जितना हम कम से कम पढ़े, और जितना भी पढ़े उसको सॉलिड पढ़े, ताकि वो एग्जाम ओरिएंटेड हो। अब ये नहीं है कि हम पढ़ ले बहुत सारा चीजें और दिमाग में कुछ ना बचे, वो चीजें फिर क्या होता है, हमें रिपीट भी करना होता है, रिवीजन भी करना होता है। तो इस चीज को दृष्टि में रखते हुए डीएसएसबी को ये भी फोकस करें, डीएसएसबी का ही हमारा टारगेट है। हाँ, उसके लिए विशेषतया आप कहोगे तो बाद में कभी समय निकाल करके थोड़ा उस दृष्टि से भी देख लेंगे हम लोग, पर अभी डीएसएसबी पे ही फोकस। जी गुरुजी, जी। ठीक है,
चलिए, हमारा अध्ययन हम लोग इस बुक से करेंगे, संस्कृत साहित्य का इतिहास। पहले भी मैं दिखा चुका हूं, और मुझे पर्सनली संस्कृत साहित्य के इतिहास बहुत सारे लेखकों ने लिखा है, परंतु मुझे पर्सनली इनका बहुत अच्छा लगता है। कपिल देव द्विवेदी जी का भी है, और बलदेव उपाध्याय जी का भी है, राधा वल्लभ त्रिपाठी जी का भी है, और भी बहुत सारे आचार्य हैं, उनका संस्कृत साहित्य का इतिहास मिल जाता है। परंतु इनका मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट बातें बोलते हैं, और जो भी बातें इन्होंने कही हैं सभी सब प्रमाणित कही, कोई भी बात बिना प्रमाण के नहीं कहा है। ठीक है, तो इसलिए अब इस ग्रंथ को आधार मानते हुए हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये बुक मैंने पहले भी कहा था कि मैं आपके ग्रुप में व्हाट्सएप पर नहीं जाएगी। जो लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनके पास ये बुक पहुंच गई होगी, और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां पर ये बुक रखी हुई है, मैं दोबारा से भेज दूंगा तो आपको ये बुक मिल जाएगी। ठीक है, और बाकी अगर होगा आपके पास तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, ये जो इतिहास पुराण ये सब तो अभी हमें नहीं करना है। अब यहां से चलते हैं महाकाव्य साहित्य तथा कालिदास के महाकाव्य। तो महाकाव्यों का उद्भव, महाकाव्य लक्षण, शैलीगत विकास, सुकुमार मार्ग एवं विचित्र मार्ग, कालिदास। 198 नंबर पेज पे है, तो हम डायरेक्ट वहीं चलते हैं और कवियों के बारे में बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम 198 नंबर पेज। आप लोगों को बुक दिख रही है ना? जी सर। जय गुरु जी। यहां से शुरू हुआ। देखिए, महाकाव्य का उद्भव और विकास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि एक क्रक्स के रूप में पता लग जाए आपको कि देखिए, काव्य शब्द जो होता है वो बहुत पुराना है, कवि के कर्म। हाँ, कवे है कर्म काव्यम, कवि में ण्यत प्रत्यय लगा है। अच्छा, ण्यत प्रत्यय जानते ही होंगे आप लोग, हम लोग पढ़ चुके हैं। ण्यत प्रत्यय में तौ की संज्ञा हो जाती है, अणौ की संज्ञा हो जाती है, और ई को क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ए मतलब ई का लोप हो जाएगा, ये शेती च से, और नहीं, आदि वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि होकर के रीह लोड अचो यति से वृद्धि हो जाएगी, का और वी में वो ई का लोप हो जाएगा, तो काव्यम ऐसा शब्द बन जाएगा। कव धातु से भवन भवादि गण में आत्मनेपदी में कवते शब्द बनता है। ठीक है, आप लोग जानते हो सबसे आदि कवि किसको कहा जाता है? हमारे रामायण को कहा जाता है, जो कि वाल्मीकि के द्वारा रचित है। ठीक है, और पाणिनि के बहुत बार इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है, और यहां पर भी पूछने की संभावना है। आप लोग नोट करते रहिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। पाणिनि ने पाताल विजय और जाम्बवती विजय नामक 2 महाकाव्य लिखे। मेरे से खुद एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, तो ये इस प्रकार के प्रश्न होते हैं कि बहुत से लोग नहीं जानते कि पाणिनि ने महाकाव्य भी लिखे थे। तो उनके महाकाव्य हैं पाताल विजय और जाम्बवती विजय। संस्कृत में बोलेंगे तो पाताल विजयम, जाम्बवती विजय। ठीक है, और एक जलहन, कलहन बिलहन का नाम तो सुना होगा आपने, जलहन का नाम नहीं सुना। तो जलहन का नाम, जलहन रचित है सुक्ति मुक्तावली, सुक्ति मुक्तावली, ये संग्रह करके लिखते रहिए। रुद्रट ने काव्यालंकार पर नमी साधु ने टीका लिखी थी। ये सब छोड़ दीजिए, ये सब बातें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। महाकवि क्षेमेंद्र की सुवृत्त तिलक नामक पुस्तक है। अच्छा, सुवृत्त तिलक, इसमें किस चीज का वर्णन किया गया, कोई बता सकता है मुझे?
हरिओम। नहीं पता गुरुजी, नहीं पता गुरु। इसमें छंदों का वर्णन किया गया, छंदों का। छंद जो होते हैं ना, उपजाति, मतलब आपके जो भी छंद है, उन छंदों के लिए एक बहुत अच्छा ग्रंथ है सुवृत्त तिलक। ठीक है। और आपका अब वरुरुचि के नाम से सुभाषित जो है ना, सदुक्ति करनामृतम, सुभाषितावली 15वीं शताब्दी का, और सारंगधर पद्धति। सारंगधर पद्धति बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सुभाषित ग्रंथ है। ठीक। सर ये वररुचि ने लिखे हैं? नहीं, वररुचि के सुभाषित मिलते हैं जो कि वररुचि के नाम से है इसमें, बाकी सुभाषित का संग्रह है। ठीक है, संग्रह संकलित ग्रंथ है। तो सर इनको कैसे लिखे, क्या लिखे इनके बारे में? इनकी मतलब किसने लिखी है गुरुजी, ये बता दो। ये सारंगर पर हाँ, ये आपका सारंगधर हो गए कोई आचार्य, उनके हैं। हाँ, क्योंकि वररुचि के नाम से है ये। वररुचि बोल सकते हो आप लोग वररुचि का, परंतु सारंगधर कोई होंगे आचार्य, उनका है। ठीक है, कौन सा है गुरुजी उनका? ये सारंगधर पद्धति। हाँ, वररुचि भी आप लोग लिख करके रखो, वररुचि के नाम से भी है। ठीक है, वररुचि के नाम से सुभाषित पद्य यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो वररुचि के नाम से जो सुभाषित पद्य है इन तीनों ग्रंथों में मिलते हैं। ठीक है, संग्रह ग्रंथों में संकलित है। ठीक। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। महाकाव्य का लक्षण। महाकाव्य का लक्षण तो आप लोगों को पता ही होगा। अच्छा, और भी ग्रंथों का एक संग्रह बनाते हुए चलिए। भामह ने अपने काव्यालंकार, तो भामह का ग्रंथ का नाम क्या है? काव्यालंकार। और दंडी ने अपने काव्यादर्श, तो दंडी के ग्रंथ का नाम क्या है? काव्यादर्श। और रुद्रट ने अपने काव्यालंकार, तो रुद्रट के ग्रंथ का नाम क्या है? काव्यालंकार। तो भामह और रुद्रट दोनों के ग्रंथों का नाम क्या है? आपका काव्यालंकार। ठीक है। और नायक, ये सब बातें, सर्गबंधो महाकाव्य तत्रे को नायकासुरा, ये सब सुना ही होगा ना आपने। किसका ये आपका मिल जाता है? हाँ, ये देखिए, श्रृंगार वीर शांताना एको अंगी रस इष्यते, इसी के अंदर में रस जो है वो एक अंगी रस होता है। तत्रे को नायकासुरा इतिहासोद्भव वृत्तम अन्यद्वा सज्जनाश्रयम, ये सब बोला है ना इसमें। तो सर्गबंधु महाकाव्यम तत्रे को नायकासुरा, ये सब बातें हैं इसमें। और ये बोला, सर ये नोट करनी है अभी? क्या क्या? सर ये नोट करवा रहे हो क्या अभी? नहीं सर ये नहीं, जो मैं मेन बता रहा हूँ, पॉइंट। मैं बताए जा रहा हूँ। ये सब नोट करने की जरूरत नहीं है, एक जगह पर मैं आपको लिखवा करके भिजवा दूंगा। और महाकाव्य वगैरह का परिचय कल के दिन होगा ना, महाकाव्य के प्रकार, मतलब काव्यों के प्रकार कल बताऊंगा, तो उसमें खंड काव्य, महाकाव्य, गीति काव्य, ये सब चीजों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये सब केवल दिखा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, सुकुमार मार्ग को रसमयी पद्धति भी कहते हैं। सुकुमार मार्ग मतलब कहने का कैसा है, देखिए, आपका कोई भी बात कहनी होती है ना, कोई भी बात कहनी, तो हमारे पास में दो मार्ग क्या, बहुत सारे मार्ग होते हैं, परंतु यहाँ काव्य के अंदर दो मार्ग बताए गए हैं। एक तो सुकुमार मार्ग, दूसरा है विचित्र मार्ग। तो सुकुमार मार्ग क्या होता है? रसमयी पद्धति होती है। इस मार्ग के महाकाव्यों में कथानक के सरस अंशों को विशेष रूप से सरल तथा प्रसाद गुणपूर्ण शैली में निरूपित करने की प्रवृत्ति देखी जाती है। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, अश्वघोष आदि कवियों में यही पद्धति मिलती है। हाँ, और ये कभी अनावश्यक विस्तार में नहीं जाते, और न कथानक को छोड़कर अन्य वर्णनों का अन्य चीजों का वर्णन करते। सुकुमार मार्गी कवियों ने
रस और ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर अलंकारों का उतना प्रयोग नहीं, उतना ही प्रयोग किया है जितना पृथक प्रयत्न किए बिना वे स्वयं काव्य में समाविष्ट हो सके। मतलब क्या है, ये जो सुकुमार मार्ग के कवि हुआ करते थे, ये आपके रस और ध्वनियों को प्रधान मानते थे। ठीक है, अलंकारों का ज्यादा प्रयोग नहीं करते थे, अलंकारों का उतना ही प्रयोग करते थे जितने की आवश्यकता है। ठीक है, और ये कवि, ये जो है आपके कथानक से आगे नहीं जाते थे, कथानक जितना है उतने ही कथानक तक के सीमित रहते थे, फालतू का विस्तार नहीं करते थे। ठीक है, और विचित्र मार्ग देखिए, विचित्र मार्ग क्या है, पांडित्यपूर्ण शैली संस्कृत महाकाव्य में मिलती है। इसको पांडित्यपूर्ण शैली भी बोला जाता है। पांडित्यपूर्ण शैली मतलब क्या है, इसमें जो है कवि अपनी विद्वत्ता का प्रमाण देते हैं। विद्वत्ता मतलब कैसा, कि उनके ग्रंथ इतने श्रेष्ठ होते हैं कि ग्रंथ को पढ़ करके ही लगता है कि अरे ये तो बहुत किसी विद्वान के द्वारा लिखा गया, बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं। और इस मार्ग का प्रवर्तन समय की साहित्यिक मान्यता, युग का वातावरण, सामाजिक रूढ़ियों के कारण हुआ। सुकुमार मार्ग जन सामान्य के हृदयावर्जन के लिए था, किंतु विचित्र मार्ग विद्वानों के आकर्षणार्थ हुआ। अब देखिए, सुकुमार मार्ग में सरल संस्कृत का प्रयोग है, सरल पद्य मिलेंगे, हाँ आपको सरल गद्य भी मिलेंगे, परंतु जो आपके ये जो है विचित्र मार्ग है, विचित्र मार्ग कैसा है, वो तो फिर इसलिए सामान्य जन, सामाजिक लोग भी पढ़ सकते हैं। जैसे कालिदास का नाम, कालिदास समाज में बहुत प्रचलित हुआ, परंतु नैषधीय चरित समाज में उतना प्रसिद्ध नहीं हुआ, वो केवल विद्वानों के बीच में प्रसिद्ध हुआ। तो क्यों, क्योंकि वो विचित्र मार्ग का है ना, उसमें क्या विद्वानों के बीच में वो आकर्षण का केंद्र है, परंतु सामाजिक लोग जो है उसके ग्रंथों को बहुत कम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब कालिदास पर आते। ठीक, संस्कृत साहित्य के श्रेष्ठ कवि तथा नाट्यकार कालिदास के काव्यगत उत्कर्ष की समीक्षा को छोड़कर उनके विषय में सब कुछ विवादास्पद है। उनका जीवन वृत्त कतिपय दंतकथाओं के रूप में है, स्थान और काल को खींचतान कर आज भी पर खींचतान अभी तक चल रही है। उनके मूल स्थान और कर्म क्षेत्र को लेकर आज भी इतिहासकारों में विवाद है। ये सब बातें हैं। कालिदास के नाम से संस्कृत में कई रचनाओं का निरूपण किया गया। और राजशेखर ने श्रृंगार रस की रचना करने वाले कालिदास नाम वाले 3 कवियों का निर्देश किया। एकोपि जीयते हंत कालिदासो न केनचित, श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदास त्रयी किमु। तो इससे, इस श्लोक से ये निर्देश होता है, राजशेखर, हाँ राजशेखर ने अपने मतलब अपने ग्रंथों में या कहां पर ये निर्दिष्ट नहीं है, परंतु उन्होंने 3 कालिदासों का निर्देश दिया है। संप्रति कालिदास के नाम से प्रायः 40 रचनाओं का निर्देश मिलता है, किंतु इनमें मूल एवं प्राचीन कालिदास की 7 रचनाएं ही प्रमाण सिद्ध है। ठीक है, कालिदास नाम से बहुत सारी रचनाएं मिलती हैं। कल की ही बात है, कोई मुझसे बोल रहा था श्रृंगार तिलक कालिदास का है क्या, मैंने बोला हाँ। और आपका वो उत्तर कालामृतम कालिदास का है क्या, मैंने बोला हाँ। परंतु वो सब क्या है, वो सब 40 रचनाओं में, हाँ जो प्रामाणिक रूप से सबके द्वारा स्वीकार्य है वो 7 रचनाएं मानी जाती हैं। इनमें से 2 है महाकाव्य, कुमार संभव एवं रघुवंश। ठीक है, 2 महाकाव्य। इसके अलावा 3 जो है नाटक है, 3 नाटक है, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, ये आपके 3 जो है वो नाटक हुए। कालिदास ने 2 गीति काव्य या खंड काव्य भी लिखे थे, ऋतु संहार और मेघदूत। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी आपसे ऐसा पूछा जाए एग्जाम में, मेघदूत कीदृशं काव्यम विद्यते, कीदृशं काव्यम विद्यते, मेघदूत कैसा काव्य है, खंड काव्य, गीति काव्य, महाकाव्य या नाटक।
तो आप भूल करके भी उसको खंड काव्य मत करना, अगर खंड काव्य और गीति काव्य दोनों हो तो। क्योंकि अभी मुझे कुछ दिन पहले ही एक लड़का मिला था एग्जाम में, उसका 1 नंबर से एग्जाम में सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन थोड़े से पॉइंट से वो फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। जैसे होता है ना, मेरिट लिस्ट में तो आ गया, पर जब इंटरव्यू टाइम होता है तो उसके अंदर में मार्क्स वगैरह, काउंसलिंग होती है तो उसमें मार्क्स वगैरह दिखे जाते हैं, तो उससे जो थोड़ा सा आगे वाला था उसका हो गया, उसका नहीं हुआ। वो बोल रहा है मेरा एक क्वेश्चन योग गलत हो गया, इतना आसान सा, मैंने मेघदूत को खंड काव्य कर दिया, जबकि गीति काव्य होना चाहिए। जब गीति काव्य और खंड काव्य दोनों हो ऑप्शन में, तब आप गीति काव्य करो। अगर गीति काव्य ऑप्शन में नहीं है, तब आप खंड काव्य करो। आया समझ में? जी। और देखिए, परवर्ती कवियों के द्वारा लिखी गई है हाँ अन्य रचनाएं, जैसे श्रृंगार तिलक, श्रुतबोध, राक्षस काव्य। अभी श्रृंगार तिलक के बारे में ही मैंने बोला था ना, श्रुतबोध भी है। श्रुतबोध किस चीज पे ग्रंथ है पता है? हरिओम। नहीं सर। नहीं पता। ये भी छंद पे ही है, ठीक है, ये भी छंद पे ही है। और जीवन वृत्त के बारे में अनेक दंत कथाएं। दंत कथाओं का मतलब क्या होता है? जो दांत से सुनी जाती है, दांत से बोली जाती है, ऐसा नहीं है दंत कथा। दंत कथा का मतलब होता है जैसे मैंने कुछ बोला, आपने उसमें कुछ ऐड करके दूसरे को सुना दिया, उसने कुछ ऐड करके तीसरे को सुना दिया, और वही चीज लोग में प्रचलित चल रही, ठीक है। तो ऐसी कथाओं को दंत कथाएं बोलती हैं, जिसका कोई प्रमाण नहीं होता। इन्हें परंपरा से विक्रमादित्य नामक राजा की 9 रत्नों में से अन्यतम माना जाता है। हाँ, किंतु जिन रत्न स्वरूप कवियों विद्वानों की गणना उनके साथ की गई है, वो ये जो रचनाएं, अब ये देखो ये कौन 9 रत्न है, इन 9 रत्नों के नाम आप लोग नोट कर लीजिए, कभी भी एग्जाम में काम आ सकते हैं, ठीक है। धन्वंतरी, छपणक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घट कर्पूर होना चाहिए था, नहीं घट कर्पर ही सही है, घट कर्पर, वराह मिहिर और वरुरुचि।